हेलो फ्रेंड्स, मिशन जॉब में आपका स्वागत है। आज फिर एक सेट आपके लिए जीएस का फुल्ली डिस्कशन के साथ हर एक पॉइंट को हम समझाते जाएंगे। ये आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। कारण है अब गिनती का दिन रह गया है। 24 सितंबर परीक्षा डेट की तिथि है, इसलिए जितना संभव हो सके सेट लगाएं और इस तरह के वीडियो देखें ताकि आपका कन्फ्यूजन दूर हो सके। दोस्तों, इस तरह के जो जीएस के हम सेगमेंट ला रहे हैं, ये चाहे आप बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हो, बिहार एसआई की तैयारी कर रहे हो, 69वीं बीपीएससी या फिर बिहार एसएससी का जो इंटर लेवल स्तरीय का जो कलर का वैकेंसी आता है उसमें भी ये बेहद इम्पोर्टेंट है। ये सारे वनडे यानी कि एक दिवसीय परीक्षा में आपके लिए लाभदायक होंगे। तो दोस्तों, बिना देर किए आज हम फिर से शुरू करते हैं। पहला प्रश्न कहता है, आपातकाल के समय किसी भी राज्य में विधानसभा की अवधि कब तक बढ़ाई जा सकती है? जब आपातकाल लगता है, आपातकाल सबसे पहले आप जानें कि आपातकाल संविधान के अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक वर्णित है। ठीक है, 352 से 360 तक वर्णित है। और ये जो आपातकाल है 352 में आपातकाल है। आपातकाल का जो वर्णन मिलता है वो आपको कहाँ मिलता है? अनुच्छेद 352 में। ठीक है, जब भी कोई बाहरी आक्रमण हो, बाहरी आक्रमण कहने का मतलब है कोई देश आक्रमण करता हो या फिर देश के आंतरिक विद्रोह, सशस्त्र विद्रोह कह सकते हैं, वैसी स्थिति में 352 लगाया जा सकता है। एक है 356 जिसे हम लोग राष्ट्रपति शासन के नाम से जानते हैं। राष्ट्रपति शासन भी इसे कहा जाता है। इसे 356 में वर्णित किया गया है। जबकि एक है वित्तीय आपात। वित्तीय आपात इसको कहा जाता है। वित्तीय आपात जो लगता है ये 360 में लगता है। ये हम पढ़ा चुके हैं आपको। आपातकाल 352 ये जो आपातकाल है ये 3 बार लगाया जा चुका है। भारत में 3 बार लगाया जा चुका है। इस चीज़ को याद रखें। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस जो हम करवाते हैं ये इम्पोर्टेंट होते हैं, इसलिए इसे नोट करते जाएं। राष्ट्रपति शासन जो लगा है वो भारत में कईयों बार लग चुका है, खासकर बिहार में 8 बार लग चुका है। और सबसे पहले अगर बात करें तो ये पंजाब में लगाया गया है। पंजाब में लगाया गया है, तो इसको याद रखना है। वित्तीय आपात की बात करें तो एक भी बार अभी तक नहीं लगा है, वित्तीय आपात की स्थिति नहीं बनी है ताकि इसे लगाया जा सके। तो ये आपातकाल की चर्चा हो गई। विधानसभा की अवधि कब तक बढ़ाई जा सकती है? तो सबसे पहले 6 माह तक बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, कितने दिनों के लिए? 6 माह के लिए बढ़ाई जा सकती है। अगला पॉइंट पे हम लोग देखेंगे, आसियान इसके लिए है। आसियान अगर हम इसको देखें तो यह हो जाता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। कहने का मतलब है ये दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का एक समूह है। ये इस तरह से आप कह सकते हैं, दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का एक समूह है। ठीक है, और इसका स्थापना की अगर हम बात करें, स्थापना की बात करें तो स्थापना कब की गई है? 1967 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई है। और सबसे पहला बैठक की अगर बात करें तो बैठक इसका सबसे पहला किया गया है 1976 ईस्वी में। ठीक है, और स्थापना 1967 ईस्वी में। कहाँ किया गया है? ये बैंकॉक में किया गया है। बैंकॉक में। कहाँ किया गया है? बैंकॉक। इसका जो मुख्यालय कह सकते हैं ये बैंकॉक में है। इसकी स्थापना बैंकॉक में की गई है। उसके बाद और अगर इसमें और जाने तो इसमें भारत कब शामिल हुआ है? तो भारत हालांकि शामिल हो गया 92-93 में ही, लेकिन कह सकते हैं फुल्ली सदस्यता के रूप में ये 1996 में। ठीक है, 1996 ईस्वी में यह भारत यानी कि भारत शामिल हुआ है इसमें। इसे क्या हम लोग कहेंगे? हिंदी में अगर पूछता है तो इसे पूछा जाएगा दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का समूह। अंग्रेजी में एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, जिसके लिए आसियान शब्द रखा गया है। स्थापना 1967, बैठक पहला जो हुआ 1976 में हुआ था। बैंकॉक में इसकी स्थापना की गई है। भारत इसमें 1996 में शामिल हुआ है। तो एक एक पॉइंट को आप नोट करते जाएं, बेहद इंपॉर्टेंट है। तरित चालक का आविष्कार किसने किया था? तरित चालक क्या होता है? आप लोग देखे होंगे बहुत बड़े बड़े बिल्डिंगों में जो ऊंचे ऊंचे बिल्डिंग होते हैं उसमें तरी चालक लगाया जाता है। तरी चालक कहने का मतलब है एक धातु का प्रयोग किया जाता है और उसे लगा दिया जाता है। इससे क्या होता है कि जो भी ऊपर से आसमान का जो भी बिजली उजली जो चमकता है, जिसे हम लोग ठेठ भाषा में ठनका के रूप में कहते हैं,
तो वो तरित चालक क्या करता है, उसको नीचे तक के आवेश को कम करते हुए नीचे धरती तक के उसे लाके छोड़ देता है। और इसका जो प्रयोग किया था सबसे पहले बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था, और आविष्कार की बात भी करें तो बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा ये किया गया था। तो तरित चालक एक धातु का बना हुआ छड़ की तरह होता है ये। आगे देखेंगे चौथा, मैक्स प्लांक की विज्ञान में क्या देन है। तो मैक्स प्लांक जो दिए थे वो क्वांटम थ्योरी को दिए थे। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है। देखिए ये बिहार पुलिस का जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा वो 10th स्तर का होगा। पिछला जो पूछा जाता था वो 10+2 के स्तर का पूछा जाता था, लेकिन इस तरह जो नया सिलेबस है, नया सिलेबस के अनुसार आपको पता होगा कि 10th स्तर का ही आपको जीके रहेगा। कहने का मतलब है 10th स्तर कह दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको एकदम चौथा क्लास 5वां क्लास का पूछना शुरू कर देगा, नहीं। देखिए एनसीईआरटी जब आप पढ़िएगा तो जो आप 6, 7, 8 में पढ़ते हैं वही चीज़ों को आगे चल के भी पढ़ते हैं, ठीक है। चाहे आप आगे इंटर स्तर का पढ़ लें, लेकिन उसको थोड़ा सा डिटेल्स कर दिया जाता है। तो पढ़ने का मतलब है कि आपको थोड़ा विस्तृत जानकारी चाहिए, आप संकीर्ण ना रहें, आप नैरो बनकर ना रहें, पूरा फुल्ली एकदम डिटेल्स हो जाए, ताकि इससे आपको फ़ायदा ही होगा, ठीक है। और अच्छी खासी वैकेंसी है, ये इतिहास का सबसे बड़ा वैकेंसी है बिहार में, बिहार पुलिस के लिए। तो इसको अपने हाथ से जाने ना दें। और भी ढेर सारी चीज़ की जो वैकेंसी होती है सभी में फ़ायदेमंद होते हैं जीएस के पेपर, इसलिए हम जीएस पेपर करवा रहे हैं और लगातार करवा रहे हैं। और ये 20वां एपिसोड है, कह सकते हैं 20वां सेट है आपके लिए। 20वां सेट कहने का मतलब है 1000 प्रश्नों का, और 1000 प्रश्न नहीं, हम एक एक प्रश्नों पर ढेर सारे आपको पॉइंट्स बताते हैं। अगर उसको आप जोड़ते जाएंगे तो लगभग ये 5000 क्रॉस कर जाएगा। तो दोस्तों इस तरह के वीडियो पाने के लिए अगर आप चैनल पे हैं या तो सब्सक्राइब कर लें, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ठीक है। शेयर करना ना भूलें दोस्तों, जैसे ही वीडियो आए तो शेयर जरूर कर दें, इससे मनोबल बढ़ेगा और हम आगे भी वीडियो बनाते रहेंगे। डियागो गार्सिया, देखिए दोस्त और भी हम सोच रहे हैं कि और भी सेट लाकर, जो भी बाज़ार में अच्छा नया सेट आए उसको हम फिर से एक दिन में 2-2 ला के आपके लिए प्रस्तुत करें, 1-2, ठीक है। ये जीएस का पेपर तो चलता ही रहेगा, उसके अलावे हम सेट भी लाके आपको दिया करेंगे जब नज़दीक आ जाएंगे तो, ठीक है। आगे चलेंगे। डियागो गार्सिया, देखिए एक द्वीप है जो कि हिंद महासागर में है। डियागो गार्सिया कहाँ है, एक द्वीप है जो कि हिंद महासागर में, इसे ब्रिटिश द्वीप कहा जाता है, लेकिन फिर भी ये कहाँ है, हिंद महासागर में, इसे याद रखें। आगे देखिए पाब्लो पिकासो किस लिए प्रसिद्ध है। पाब्लो पिकासो चित्रकार है ये, ठीक है। पाब्लो पिकासो क्या है, चित्रकार है, कला में इसकी बहुत बड़ी देन है, ठीक है। आगे देखेंगे सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना कहाँ की गई थी, तो पुणे में, याद रखना है कब कहाँ हुई थी, पुणे, जो कि कहाँ है, महाराष्ट्र में है। पुणे कहाँ है, याद रखना है इस सब सारी चीज़ों को, कहाँ से कौन क्वेश्चन अराइज हो जाए, कहाँ नहीं जा सकता। तो पुणे में इसी की स्थापना की गई थी। कब की गई थी स्थापना, 1905 ईस्वी में की गई थी। किनके द्वारा की गई थी, तो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की गई थी पुणे में 1905 ईस्वी में, ठीक है। एक और चीज़ें यहाँ पे देख लें कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी नाम का एक पुस्तक भी है, इसे कहा जाता है सर्वेंट्स, ठीक है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया, ठीक है, यहीं तक सर्वेंट्स ऑफ इंडिया एक पुस्तक है, इसे याद रखना है। और इसके लेखक कौन है, गोपाल कृष्ण गोखले, इसके लेखक कौन है, गोपाल कृष्ण गोखले हैं। तो इसे भी आप याद रखें, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया नाम की एक पुस्तक है जिसे लिखे हैं गोपाल कृष्ण गोखले। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया नाम की सोसाइटी है जो कि पुणे में स्थापित की गई है 1905 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। गोपाल कृष्ण गोखले वही हैं जिन्हें महात्मा गांधी अपना आदर्श गुरु मानते थे, ठीक है। आगे देखेंगे 8वां, उमरी चहलगान का गठन। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर आप पढ़े होंगे धड़ाक से मारेंगे इल्तुतमिश। उमरी चहलगान किसका देन है, ये इल्तुतमिश का देन है। 9वां नंबर सवाल देखिए, इसमें ढेर सारा सवाल और आंसर भी जोड़ा हुआ है। सूरत का अधिवेशन हुआ था, कांग्रेस अधिवेशन, ठीक है, 1907 ईस्वी में। कांग्रेस नरम दल और गरम दल में 2 भाग में बंट गया था, यानी कि विभाजित हो गया था। तो इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की गई थी, तो इसमें ढेर सारा क्वेश्चन है, इसे आप जरूर याद रखें।
इसका जो किए थे, ये रास बिहारी घोष के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। सबसे पहले देखें कि ये कांग्रेस का अधिवेशन 1907 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो सूरत में हुआ था। ठीक है। कांग्रेस किस किस दल में टूटा था? नरम दल और गरम दल में टूटा था। 3 अध्यक्षता किसने किया था? ये रास बिहारी घोष। तो इस तरह के क्वेश्चन देखिए एराइज हुआ है, 4 क्वेश्चन है इसमें। तो इस तरह से आप याद करने हैं चारों को, यानी कि क्वेश्चंस पर भी पकड़ रखना है, खाली आंसर नहीं जानना है, क्वेश्चन पर भी पकड़ रखना है। ठीक है। आगे देखेंगे। देखिए एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, इसकी स्थापना की बात करें, तो स्थापना कब हुआ है? ठीक है। स्थापना की अगर हम चर्चा कर लें तो स्थापना 1784 ईस्वी में की गई है। आप देखिए 1784 ईस्वी में अगर की गई है तो उस समय कौन था गवर्नर जनरल? उस समय गवर्नर जनरल कौन था? ठीक है। बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो उस समय कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स था। हेस्टिंग्स था। याद रखना है इस चीज को, वॉरेन हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल था 1784 ईस्वी में। याद है ना? बंगाल का गवर्नर जनरल उस समय हुआ करता था। और ये जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 ईस्वी में की गई थी, ये विलियम्स जोन्स के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? विलियम्स जोन्स के द्वारा की गई थी। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र को खनिज पदार्थों का भंडार कहा जाता है? खनिज पदार्थों का भंडार कहा जाता है। क्वेश्चन किए हैं। क्वेश्चन अगर इस तरह के आए तो कैसे आप समझेंगे? खनिज पदार्थों का भंडार कहा जाता है। राजस्थान की पहाड़ी को नहीं होगा, विंध्याचल को नहीं होगा, अमरकंटक की पहाड़ी को नहीं होगा। इसका सही जवाब हो जाएगा छोटा नागपुर के पठार को। याद रखें इस तरह के प्रश्न को। ठीक है। छोटा नागपुर के पठार कहाँ कहाँ फैला हुआ है? ये झारखंड में पूर्ण रूप से फैला हुआ है। याद रखना है, झारखंड में फैला हुआ है, पश्चिम बंगाल में भी फैला हुआ है ये। ठीक है। कुछ एरिया बिहार का भी इसमें है, बिहार, छत्तीसगढ़ का एरिया है ये, छत्तीसगढ़ में भी कुछ फैला हुआ है, कुछ उड़ीसा में भी फैला हुआ है। तो इस फैलाव को भी आप ध्यान दें कि ये छोटा नागपुर के पठार कहाँ कहाँ फैला हुआ है। झारखंड में पूर्ण रूप से फैला हुआ है, पश्चिम बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में भी कुछ कुछ भाग ये फैला हुआ है छोटा नागपुर के पठार, और उसमें खनिज पदार्थों का भंडार पाया जाता है। तो इसको याद रखें। ठीक है। वर्दी पहननी है तो इतना आसान भी नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। 21,391 पदों पर यह बहाली होनी है। तो इसका मतलब ये नहीं कि कम रिजल्ट आएगा, रिजल्ट ये देगा 1,07,000, 8,000, 1,10,000 मान के चलें। 1,10,000 में आपको पहले शामिल होना है, ये सिर्फ क्वालिफाइंग है। उसके बाद आपको फिजिकल में दिखाना है, दम दिखाना है, ऐसे नहीं होने वाला है। 12 नंबर सवाल को अगर हम लोग देखेंगे तो 12 नंबर सवाल कहता है भारत में शंकुधारी वन कहाँ पाए जाते हैं? देखिए अगर राज्य ऑप्शंस में रहे, राज्य, देखिए यहाँ पे राज्य ऑप्शन में नहीं है, तो राज्य ऑप्शन में नहीं है तो ये हिमालय की अधिक ऊंचाइयों पर ये पाए जाने वाली वन है, शंकुधारी वन। ठीक है। लेकिन अगर राज्य का फुल्ली बात पूछ दिया जाए कि किस राज्य में पाया जाता है शंकुधारी वन, तो हिमाचल प्रदेश हो जाएगा ये आंसर। तो ये भी याद रखना है आपको, हिमाचल प्रदेश में पाया जाए। हर एक प्रश्न आपको हम करवा देंगे, कहीं से भी आपको कंफ्यूजन नहीं होगा कि अगर इस तरह के ऑप्शंस हैं तो आपको आंसर ये होगा, अगर राज्य आएगा तो हिमाचल प्रदेश ही इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखेंगे 13, केवला देव जल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो केवला देव जैसे ही नाम आए तो ये हो जाएगा राजस्थान में, केवला देव जल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य, जिसको एक और नाम दिया गया है या एक और नाम से जाना जाता है भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य। भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य। देखिए इस तरह से अगर प्रश्न पूछे तो भी राजस्थान हो जाएगा। ठीक है। भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य को ही केवला देव जल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य कहा जाता है। ये किस लिए खास है? खास इसलिए है कि साइबेरिया जो पक्षी होता है, साइबेरिया से आता है, वो यहाँ आता है। ठीक है, साइबेरिया से। तो ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है कि साइबेरियाई जो पक्षी होते हैं वो सर्वाधिक कहाँ मिलते हैं, कहाँ आते हैं? तो ये केवला देव जल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य या भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य में आते हैं हर साल। अंतःस्रावी ग्रंथियों के स्राव को क्या कहते हैं? देखिए ग्रंथि जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, एक अंतःस्रावी ग्रंथि होते हैं, बहिःस्रावी ग्रंथ होते हैं। तो अंतःस्रावी ग्रंथ के स्राव से हार्मोन्स का स्राव होता है। ठीक है। देखिए एक है अग्नाशय, अग्नाशय का नाम सुने होंगे आप लोग, अग्नाशय, अग्नाशय।
अग्नाशय जो ग्रंथि है, ये अग्नाशय ग्रंथि नाम कह सकते हैं, ग्रंथि, ये दोनों प्रकार के काम करते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथि का भी कार्य करते हैं और बहिर्स्रावी ग्रंथि का भी कार्य करते हैं। ठीक है, अंतःस्रावी ग्रंथि भी कह सकते हैं इसको, और एक है दोनों काम करता है, याद रखना है, अग्नाशय ग्रंथि। आगे देखेंगे 15, पहला रासायनिक खाद का कारखाना भारत में कहाँ स्थापित हुआ था? तो सब लोग जानते होंगे, ये झारखंड के सिंदरी में, ये झारखंड में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? झारखंड में पड़ता है, सिंदरी। यहाँ तक तो आप ये आंसर जान गए। रासायनिक खाद का कारखाना भारत में कहाँ स्थापित किया गया? सिंदरी में, झारखंड में है सिंदरी। चलिए एक और चीज़ इसमें बता देते हैं, इसकी स्थापना की अगर हम बात करें तो स्थापना जो हुआ था 1951-52 में हुआ था, इसे याद रखें। 1951-52 में इसकी स्थापना की गई थी, सिंदरी की स्थापना की गई थी। और सबसे पहला जो खाद बनाया गया था, इसमें केमिकल जो बनाया गया था, ये अमोनियम सल्फेट बनाया गया था। अमोनिया सल्फेट सबसे पहले इसी का उत्पादन किया गया था। तो 3-4 पॉइंट को याद रखें। इस आगे देखेंगे 16, ग्लोब पर भारत की स्थिति, वो भी उत्तरी अक्षांश के बीच है। उत्तरी अक्षांश देशांतर दोनों पूछा जाएगा। तो उत्तरी अक्षांश से अगर पूछा जाए तो आपको पट से जवाब दे देना है। ये हम क्वेश्चन करवा चुके हैं, इसलिए इसमें डिस्कशन नहीं करेंगे। 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट के अंदर पृथ्वी से सूर्य प्रचुर मात्रा में ऊर्जा निम्न रूप में प्राप्त करती है। किस रूप में प्राप्त करती है? तो एक अवरक्त हो गया और एक ताप ऊर्जा हो गया। तो इसका सही जवाब ये हो जाएगा बी आपका। ठीक है, इसे नोट कर लें। आगे देखेंगे 18 नंबर सवाल, लाल रंग नीले रंग से किस बात में भिन्न होता है, यानी कि अलग होता है? तो देखिए आवृत्ति में तो अलग होता ही है, आयाम में भी होता है, तरंगदैर्घ्य में भी होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उपरोक्त सभी में। ठीक है, तो लाल रंग नीले रंग से किस बात में भिन्न होता है? उपरोक्त सभी, इसका सही जवाब हो जाएगा। टीटागढ़ किस उद्योग हेतु जाना जाता है? टीटागढ़, सबसे पहले जाने कि टीटागढ़ है कहाँ। तो टीटागढ़ कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। टीटागढ़ कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। और यह कागज उद्योग के लिए जाना जाता है। टीटागढ़ किस लिए जाना जाता है? कागज उद्योग के लिए जाना जाता है। तपोगे तभी सोना बनोगे। ठीक है, आगे देखेंगे मार्मागांव बंदरगाह से मुख्यतः निर्यात किया जाता है। पहले जाने मार्मागांव बंदरगाह है कहाँ? तो ये गोवा में है। मार्मागांव बंदरगाह कहाँ है? गोवा में है। और इससे जो निर्यात किया जाता है, निर्यात की अगर बात करें तो और यानी कि अयस्क को निर्यात किया जाता है। गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? गवर्नर द्वारा जारी। देखिए अगर दोनों ये विधानसभा जब भंग किया गया हो तो वैसी स्थिति में अध्यादेश जारी किया जा सकता है। और अध्यादेश जारी जब कर लिया जाता है तो उसे 6 माह के अंदर विधानमंडल द्वारा मंजूर किया जाना चाहिए। देखिए या भंग स्थिति कह सकते हैं या फिर कह सकते हैं जब यह कार्य ना कर रहा हो तो वैसी स्थिति में गवर्नर अध्यादेश जारी कर सकता है और उसकी मंजूरी जो है वो विधानमंडल के द्वारा 6 माह के अंदर हो जाना चाहिए, तभी वह कार्य में रहेगा। रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताज़ा रखने हेतु सुरक्षित जो तापमान होता है वो कितना डिग्री होना चाहिए? तो ये निम्नतम 4 डिग्री सेंटीग्रेड माना जाता है, इसमें सुरक्षित रह सकता है। प्रेशर कुकर में जो खाना जल्दी पकता है क्या कारण है? क्वेश्चंस आसान है, किए होंगे आप लोग बार बार, तो इस पर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। अधिक दाब पर पानी जो होता है अधिक तापक्रम पर उबलने लगता है, जिसके कारण प्रेशर कुकर में खाना जो होता है वो जल्दी पक जाता है। ठीक है। पीत क्रांति, पीत क्रांति देखिए तिलहन यानी कि पीला से संबंधित है। ठीक है, पीत क्रांति संबंधित है तिलहन के उत्पादन से। 26 देखिए निम्नलिखित वर्षों में से किस वर्ष को भारतीय जनसंख्या के इतिहास में महान विभाजक वर्ष कहा जाता है? हम करवा चुके हैं क्वेश्चन देखिए देख के पता चल जाता है, हम करवा चुके हैं। सबसे पहले जनगणना की बात करें, सेंसस की बात करें, इसको हम लोग जनगणना कहते हैं। जनगणना पढ़ना है दोस्तों, जनगणना आप जरूर पढ़ें, इससे क्वेश्चन अराइज होंगे, 1-2 क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे। तो बात करें तो सबसे पहला जो प्रथम जनगणना किया गया था ये 1872 ईस्वी में मेयो के शासन में,
और कह सकते हैं लगातार, यानी कि उसके बाद का जो बात किया गया है 1881 ईस्वी में, और 1881 ईस्वी से अनवरत 10 वर्षों पर यह किया जा रहा है। तो उस समय कौन था? रिपन था। कौन था? रिपन था, गवर्नर जनरल। तो 1881 ईस्वी से यह अनवरत चलता आ रहा है। और विभाजक वर्ष की बात करें तो 1911 से 1921 का बीच जो है ये महान विभाजक वर्ष की संज्ञा से दिया गया है, क्योंकि इसमें जो जनसंख्या था, जनसंख्या वृद्धि नहीं हुआ, बल्कि जनसंख्या में क्या हुआ? कमी पहली बार दर्शाई गई। यानी कि 1911 से 1921 के बीच में जनसंख्या जो वृद्धि दर होनी चाहिए वो यहाँ पे कमा है, तो इसलिए इसे महान विभाजक वर्ष की संज्ञा दी गई है। ठीक है, इसे याद रखें। आगे देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है? नवीन मतलब नया, तो यह पर्वत श्रेणी है शिवालिक पर्वत श्रेणी। ठीक है, अगर विंध्य की बात करें तो विंध्य कहाँ फैला हुआ है? विंध्याचल पर्वत जो है, जिसे विंध्य के नाम से जानते हैं, और यह पूरे बीचों बीच भारत को ये अलग करता है और प्रायद्वीपीय भारत को अलग करता है। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत में ये द्वीपखंड कर देता है विंध्याचल पर्वत। अरावली की बात करें तो अरावली कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है? ये गुजरात से लेके, इसे याद रखें, गुजरात से दिल्ली तक यह फैला हुआ है। गुजरात से दिल्ली तक यह फैला हुआ है अरावली पर्वत। इसकी अरावली पर्वत जो है, इसकी सबसे ऊंचाई जो है, ऊंची चोटी की अगर बात कर ले तो गुरु शिखर है, इसको याद रखना है इस चीज़ को। आगे चलेंगे अन्नामलाई की जो पहाड़ी है ये दक्षिणतम पहाड़ी है। कहाँ है? दक्षिणतम पहाड़ी, दक्षिण की ये पहाड़ी है, और इसकी सबसे ऊंची चोटी है अन्नेमुडी। ठीक है, अन्नेमुडी ये सबसे दक्षिण की चोटी है, ऊंची चोटी कह सकते हैं। आगे देखेंगे 27, बिहार में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? बिहार में पूछा जा रहा है तो ये पर्णपाती वन हो जाएगा। बिहार में पर्णपाती वन पाए जाते हैं। शिवाजी के शासनकाल में चौथ क्या था? चौथ एक प्रकार का टैक्स था, जिसे हम लोग कर कहते हैं, एक प्रकार का टैक्स था। शिवाजी की अगर कुछ छोटा मोटा जानकारी ले लें तो शिवाजी जो है सबसे पहला जो किला जीता था ये तोरण का किला जीता था 1646 ईस्वी में। ठीक है, और अगर हम बात करें शिवाजी सबसे पहला राज्याभिषेक कब किया था तो 1774 ईस्वी में, 1674 ईस्वी में राज्याभिषेक किया था। राज्याभिषेक कहाँ? रायगढ़ में, ये भी याद रखना है। ये सारी चीज़ें 1680 में इसका मौत हो जाता है, 1600 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है, ये भी याद रखें आप। 1680 ईस्वी में शिवाजी की मृत्यु होती है, राज्याभिषेक 1674 में होता है रायगढ़ में। तोरण सबसे पहला किला है जिसे वह जीतता है 1646 ईस्वी में। ये तीन चीज़ें बार बार पूछी जाती है। वायु की आर्द्रता किस पर निर्भर करती है? निर्भर पूछा जा रहा है, किस पर निर्भर करती है? तो ये देखें, तापमान पर निर्भर करता है, स्थान पे निर्भर करता है, मौसम पे निर्भर करता है। इसका सही जवाब उपयुक्त सभी हो जाएगा। 31 देखेंगे, महरौली में जंग रहित लौह स्तंभ किसने स्थापित किया था? तो लौह स्तंभ की चर्चा हम लोग करेंगे, जंग रहित है, महरौली में है। ठीक है, तो ये गुप्त शासक के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? गुप्त शासक के द्वारा, चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा, जिसे हम लोग विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं। विक्रमादित्य की उपाधि अपने आप में लिया था, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की उपाधि लिया था। तो यह किसके द्वारा बनाया गया था? लौह स्तंभ, ये गुप्त वंश के द्वारा, खासकर चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा। गुप्त संवत की स्थापना किसने की थी? तो ये चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, गुप्त संवत की स्थापना की गई थी। अगर सन ईस्वी की बात करें तो 319-20 में इसकी स्थापना की गई थी, तो इसे याद रखना है 319 और 20 में। और गुप्त संवत की स्थापना, गुप्त वंश की स्थापना की अगर बात करें तो श्रीगुप्त के द्वारा किया गया था, लेकिन वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को ही माना जाता है, इसे भी आप याद रखें। अब आगे देखेंगे अगला सवाल 33 नंबर। कोलेस्ट्रॉल है एक, ये आसान है, स्टेरॉइड है, इसे याद रखें। आगे देखेंगे 34 नंबर। महाराष्ट्र में गणपति पर्व का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? ये ध्यान देना है। तो देखिए, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा महाराष्ट्र में गणपति उत्सव की शुरुआत की गई है, पर्व की शुरुआत की गई है। अगर बात कर लें तो ये 1893 ईस्वी, याद रखना है, 1893 ईस्वी में महाराष्ट्र में गणपति पर्व का शुभारंभ किया गया था। ठीक है, आगे देखेंगे
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट, मुस्लिम अध्यक्ष की बात करें तो सबसे पहले ये थे बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी के द्वारा सबसे पहले अध्यक्षता की गई थी। कांग्रेस की बात कर लें तो स्थापना या गठन की बात करें, स्थापना जो हुआ था 1885 ईस्वी में हुआ था, 1885 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, किसके द्वारा हुआ था? ए.ओ. ह्यूम के द्वारा। और पहली अध्यक्षता किसने की थी? प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, डब्ल्यू.सी. बनर्जी। डब्ल्यू.सी. बनर्जी पहले अध्यक्ष थे। ठीक है, तो ये ध्यान देना, प्रथम अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। बदरुद्दीन तैयब जी जो बने थे वो 1887 की अध्यक्षता किए थे। 1887 ईस्वी में सबसे पहले मुस्लिम अध्यक्ष के रूप में ये अध्यक्षता किए थे। आगे देखेंगे, भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज सिफारिश किए थे। तो ये कौन किए थे? ये बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा यह सिफारिश की गई थी त्रिस्तरीय पंचायती राज की। पंचायती राज की अगर हम बात करें, खासकर बलवंत राय मेहता समिति की बात करें तो ये 1957 ईस्वी में गठित की गई थी ये कमेटी, जो कि ये सिफारिश किया था त्रिस्तरीय पंचायत, और भारत में इसे लागू भी किया गया है। त्रिस्तरीय पंचायत को ही लागू किया गया है। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। ठीक है, तो त्रिस्तरीय पंचायती राज इसको बोला जाता है, जिसे कानूनी रूप दिया गया था 73वें संविधान संशोधन के द्वारा, जब 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। इसे भी आप याद रखें, ये 1992-93 की बात है। राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए। अगर राष्ट्रपति नहीं है, कहने का मतलब है अगर मृत्यु हो जाती है या फिर कार्यकाल पूरा हो जाता है तो उसे जब खाली नहीं होना चाहिए, 6 माह के अंदर इसे क्या होना चाहिए? भर लिया जाना चाहिए। राष्ट्रपति कहाँ पे वर्णित है? अनुच्छेद की अगर बात करें तो बताएं, 52 में। याद रखना है, भारत में कृषि को वित्त देने वाली शीर्ष संस्था, वित्त मतलब लोन वगैरह, ठीक है, तो ये नाबार्ड है। वित्त, वित्त कहने का मतलब है ये फाइनेंस करता है, नाबार्ड। नाबार्ड की स्थापना की बात करें तो 1982 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई है। नाबार्ड की स्थापना कब की गई है? 1982 ईस्वी में की गई है। और कहाँ की गई है? महाराष्ट्र में की गई है। नाबार्ड का जो मुख्यालय है ये मुंबई में है। नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है, इसे याद रखें। नाबार्ड का मुख्यालय जो है मुंबई में है। नाबार्ड का अगर हम लोग डिटेल्स जाने, इसका फुल फॉर्म जाने, तो ये नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इसका फुल फॉर्म होता है, तो इसे जरूर याद रखें। 1982 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई है। स्वचालित वाहनों में प्रदूषण नियंत्रण हेतु CNG में मुख्यतः उपस्थित होता है, तो ये देखिए CS4 है, इसे याद रखें। आगे 40, भारत में जनसंख्या में 10 की वृद्धि की सर्वाधिक रही। देखिए सबसे कम कब हुआ है? 1911 से 1921 के बीच में, और सबसे अधिक कब रहा है? तो 1961 से 71 के दौरान। देखिए ये याद हमेशा रखें दो चीज़ों को। हालांकि इसमें ढेर सारी चीज़ें पढ़ने का है, सेंसस को फुली पढ़ लें, ये सभी परीक्षाओं में पूछे ही जाते हैं। झूमिंग खेती होती है जो सर्वाधिक कहाँ होती है ये बताना है, तो ये पूर्वोत्तर राज्यों में ज़्यादातर की जाती है, खासकर नागालैंड में। आगे देखेंगे, भारत का एंटार्कटिक अध्ययन केंद्र अवस्थित है, तो एंटार्कटिक अध्ययन केंद्र जो अवस्थित है ये गोवा में है। गोवा में है, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। आगे सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिक तंत्र, इकोसिस्टम की यहाँ पे चर्चा हो रही है, तो सर्वाधिक अस्थायी पारितंत्र की बात करें तो ये महासागर हो जाएगा। ठीक है, इसे आप याद रखें, नोट कर लें इस चीज को। किस मिट्टी में केसिका सबसे अधिक प्रभावशाली होती? केसिका कहने का मतलब है बलुई मिट्टी। ठीक है, आगे 45 नंबर, पृथ्वी पर ऋतुएं होने का कारण है। ऋतुएं होने का कारण है, देखिए जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है, अगर अपनी धुरी पे घूम रही है तो दिन और रात होता है, अगर सूर्य के चारों तरफ घूम रही है तो इसके कारण क्या होता है? ऋतु में परिवर्तन होता है। इसको वार्षिक गति भी कहा जाता है, क्योंकि वर्ष पूरा होता है एक परिक्रमण करने में, तो इसे याद रखें। आगे देखेंगे, चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है, क्योंकि ऑप्शन से एक एक करके देखें। यह पृथ्वी के निकट है, ये नहीं होगा। यह पृथ्वी के परिधि की परिक्रमण करता है, ये भी नहीं होगा। यह सूर्य से प्रकाश प्राप्त करता है, ये भी नहीं होगा। वायुमंडल उपरोक्त में से कोई नहीं, ये भी, ये तो सही में आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ ये नहीं है कि आप ये नहीं जानकारी प्राप्त कर पाए कि चंद्रमा पर आखिर वायुमंडल क्यों नहीं है।
तो इसका कारण है कि यहाँ जो गुरुत्वाकर्षण होता है, गुरुत्वाकर्षण बहुत कम होता है। गुरुत्वाकर्षण जितना होना चाहिए उतना हो नहीं पाता है नहीं। यही कारण है कि गुरुत्वाकर्षण कम रहने के कारण यहाँ जो होता है ये वातावरण यहाँ नहीं है, वायुमंडल नहीं है। आगे देखेंगे रासायनिक रूप में एंटीबॉडी। तो एंटीबॉडी ये प्रोटीन की बनी होती है, प्रोटीन ही होती है, ठीक है। एंटीबॉडी को प्रोटीन भी कहा जाता है। मरुद्भिदी, जिसको जीरोफाइट्स भी कहते हैं, किस स्थान में पनपते हैं? तो सीधा सा देखिए, उष्ण और शुष्क। मरुद्भिद जैसे ही समझें, ये उष्ण है, शुष्क स्थानों पर यह पनपता है। 49 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात पूछा जा रहा है। तो लिंगानुपात की अगर बात कर लें तो 943 है, 943 ये लिंगानुपात है कहाँ की? पूरे भारत की। 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या 943। अगर घनत्व की बात करें, ठीक है, घनत्व की अगर हम बात करें तो घनत्व कितना है? 382। ये भी आप याद रखें। अगर हम साक्षरता की बात करें तो सर्वाधिक साक्षर राज्य कौन है? ये या बता लें राज्य कौन है? ये केरल है। अगर कम की बात करें तो सबसे कम राज्य ये बिहार हो जाएगा, सबसे कम राज्य बिहार हो जाएगा। घनत्व की दृष्टि से 1 नंबर पर कौन है? बिहार है, जहाँ का घनत्व जो है 1106 है, ये भी आपको याद रखना है। और सबसे कम घनत्व कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश का, जहाँ 1 किलोमीटर पर 17 व्यक्ति निवास करते हैं, भी याद रखना है। सर्वाधिक लिंगानुपात की अगर बात करें तो लिंगानुपात अगर सर्वाधिक की बात करें, किस राज्य में है सर्वाधिक लिंगानुपात? लिंगानुपात कहाँ है? केरला में है। और सबसे कम अगर हम बात करें तो कम में कहाँ है? ये हरियाणा में है, सबसे कम है 876 महिला है प्रति 1000 पुरुष पर। तो ये सारे पॉइंट को आप नोट करें, याद करें जरूर। इनमें से कौन सी संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी नहीं है? अब एक एक करके सारी चीज़ों को हम लोग समझेंगे। रेड क्रॉस इंटरनेशनल कमेटी, इसकी स्थापना की अगर हम बात करें तो 1863 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई है। और रेड क्रॉस इंटरनेशनल कमेटी का जो मुख्यालय है ये कहाँ है? जेनेवा में है। ये भी आप याद रखें, जेनेवा में है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन कह सकते हैं, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना की अगर हम बात करें ये 1919 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई है। और इसका भी जो मुख्यालय है ये भी जेनेवा में है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की अगर हम चर्चा करें, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना की गई है 1948 ईस्वी में। और इसका भी मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में ही है। अगर खाद्य एवं कृषि संगठन की बात करें, ठीक है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, तो इसकी स्थापना 1946 ईस्वी में की गई है, ठीक है। कहाँ इसका मुख्यालय है? तो इसका मुख्यालय है रोम, जो कि इटली में है। तो एक एक चीज़ों को आप यहाँ पे समझ लें। रेड क्रॉस इंटरनेशनल कमेटी, इसकी स्थापना 1863 ईस्वी में की गई है जेनेवा में। और उस समय संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन नहीं हुआ था। संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन 1945 ईस्वी में 24 अक्टूबर को हुआ था। ये भी आपको याद रखने हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की बात करें, हालांकि 1919 ईस्वी में जेनेवा में इसकी स्थापना की गई थी, लेकिन ये संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत आता है, अंदर आता है। इसका सही जवाब माने तो कौन एजेंसी नहीं है? तो रेड क्रॉस इंटरनेशनल कमेटी ये संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी नहीं है। बाकी के आप देख सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन 1919 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन 1948 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई है। खाद्य एवं कृषि संगठन 1946 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई। तो तीनों जो संगठन है ये संयुक्त राष्ट्र संघ की का संगठन है, एजेंसी है। इसलिए इसे आप नोट कर लें, किसका कब स्थापना हुआ है, इसका मुख्यालय कहाँ है, ये आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा लाइक और कमेंट जरूर करें, दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। लाइक और कमेंट इसलिए ताकि आप वीडियो को देखते हैं, प्यार करते हैं। शेयर इसलिए कि आप सब्सक्राइबर हैं और आप चाहते होंगे कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। धन्यवाद। जय हिंद।